अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा खौसर। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने ओहदा संभालते ही माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली और काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत तेज कर दी, मगर कहा कि माशी हालात और मुश्किलात का शिकार मुल्क पर बोझ नहीं डालना। मेरा प्रोटोकॉल और अखराजात कम से कम रखे जाएं। काबीना भी मुख्तसर होगी मगर चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर बन गए, मगर बलोचिस्तान के लिए कोई नाम फाइनल न हुआ और मुशावरत के लिए आज आखिरी रोज है। कौम इलेक्शन के लिए उम्मीदें लगाए बैठी है। इलेक्शन कमीशन ने अभी ना हल्का बंदियों का काम शुरू किया ना पेशबंदियों का। शाह महमूद कुरैशी तवक्को कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत की मौजूदगी में तनाव में कुछ कमी आएगी। आज कासिम के अब्बा की 3 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी गई। घेरा मजीद तंग होता जा रहा है। मुल्की सियासी हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे ये देखना होगा। प्रोग्राम में बात करेंगे आज के दिन की। आज भारत का यौम आजादी है, मगर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह। कश्मीर की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले यासीन मलिक, आसिया इंदराबी और दीगर रहनुमा बरसों से भारतीय जेलों में बदतरीन मसालिम का सामना कर रहे हैं। भारत के कब्जे से आजादी के लिए अब तक 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 14 अगस्त को वाशगाफ अल्फाज में यकीन दहानी कराई कि कश्मीरी भाइयों को अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम हमेशा कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगी। आजादी का सूरज जरूर तुलू होगा और हुकूमत जाते ही एक और सरप्राइज देकर गई है। पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 22 रुपए महंगा होने का इम्कान है। इत्तेहादी हुकूमत के रहते पेट्रोल की कीमत में 82% इजाफा हुआ। आवाम की कमर टूट चुकी है। अब नौबत फाकों तक आने लगी है। महंगाई में और इजाफा हुआ तो सफेद पोश तबके के लिए जानलेवा साबित होगा। डिफॉल्ट होने वाला श्रीलंका भी संभल गया है। पाकिस्तान के मुकाबले में वहां भी महंगाई कम है। हमारा क्या बनेगा, इस पर बात करेंगे। हमारा बहुत कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट का पैनल हमारे साथ है। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो आप जरा मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में एक ओवरव्यू दें कि इलेक्शन के लिए हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन निगरान सेटअप है कि मुकम्मल होके नहीं दे रहा। अभी तक बलूचिस्तान का वजीर आला नहीं पता चला कौन होगा। देखिए, थोड़ी देर तक पहले तक की जो सलमा इतलात आई हैं हमारे सामने, उसमें यही लग रहा है कि अब 2 दिन है। देखिए, निगरान सेटअप मरकज़ में कायम हो गया। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं। अब कहा जा रहा है कि जी सूबों में भी 2 दिन के अंदर अंदर, बलूचिस्तान में देखें एग्रीमेंट हो गया, नहीं हुआ भी, शाम तक हो जाएगा। सिंध में आप देख लें, लीडर ऑफ दी अपोजिशन, लीडर ऑफ दी हाउस के दरमियान हो गया। मकबूल बाकर साहब वहाँ पे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आ गए। अब कहा जा रहा है कि जी अब चैलेंजेस जो आ गए उनको कैसे देखा जाएगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल डॉक्टर साहब, और देखें आप भी अनवर और ख़ास तौर पर हमारे जुल्फ़िकार भी इस बात पर बात करें कि सूरत हाल जिस तरफ जा रही है डॉक्टर साहब, वो क्या है। देखें, मैं आज सोच रहा था बैठ के कि भी अगर ये इल्ज़ाम एस्टैब्लिशमेंट पे हमेशा आता है कि जी उन्हें कमज़ोर और कंप्रोमाइज़ प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत होती है, तो दूसरी तरफ हमारी सियासी क़यादत भी तो किसी अहल और कॉम्पिटेंट आदमी को सामने नहीं आने देती। और पीडीएम के जमातों के बारे में कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि एक ढीला डाला सा प्राइम मिनिस्टर हो ताकि उनकी वापसी हो सके। इसी वाले से अभी बात हो रही थी किससे, वो कहने लगे कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब दोनों जो है ना, उनका ये ख्याल है कि जी ऐसा आदमी आना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी होनी चाहिए कि लोग शहबाज शरीफ साहब और इमरान से भी बुरी हो ताकि उनकी वापसी जो है ना मुमकिन हो सके। देखिए, अब ये पैटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट है माजत के साथ जो चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो परेशान कुन बातें हैं वो ये है कि आप और मैं सब लोग कहते थे कि यार एक दफ़ा इलेक्शन अनाउंस हो जाए, ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल, ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ये खत्म होगी, कम से कम उस तरफ जा पाएंगे। देखिए, आज भी चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह बातें की, परेशान कौन है, वो इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं कि भी कहाँ है इलेक्शन, कब होंगे, डिलिमिटेशन, हदबंदियाँ कितना टाइम लेंगे। और दूसरी तरफ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी 90 दिन पे ना रहें। वैसे तो डेट आ रही है कि जी 9 नवंबर से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते, लेकिन कहा जा रहा है उससे पहले होने हैं। लेकिन इतलात हैं कि ऐसा सब कुछ होता नजर नहीं आ रहा। मेरे लिए सलमा जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है कि भी अभी तक अगर ये मंजर इस तरीके से धुंधला हुआ है कि जी जो इलेक्शन होना है वो किस तरह का होना है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी, कितने आज़ादाना इंतखाबात होंगे। 11 इलेक्शन हो चुकी हैं और अगर यही सूरत हाल रहती है और एक बड़ी जमात बाहर रहती है, रॉन्गली और राइटली, वेटिंग नॉन वेटिंगली, सूरत हाल किस तरफ जाएगी। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट की तो है, उनकी परेशानी नज़र आती है। वो चाहते हैं कि मुल्क वापस अपनी डगर पे आए, लेकिन सलमा जो सियासी लोगों का किरदार होना चाहिए, जो उनसे लोग तवक्कुआत रख रहे हैं, वो भी पूरी नहीं हो रही। लिहाजा सियासी मंजरनामा अगरचे अब धुंधला नहीं है, क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हतमी गोल जो हमने अचीव करना है कि इलेक्शन कराने के बाद ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म होगी, इकोनॉमिक बेल्ट डाउन को ब्रेक लगेगी, वो नहीं लग रही। और दूसरी तरफ महंगाई, उस पर हम बात एहतशाम साहब, सारे सियासतदान ही आजमाए हुए। डॉक्टर साहब, मुझे एहतशाम साहब की बातों से ना इलेक्शन कमीशन के बारे में एक बात याद आ रही थी। चौकीदार हमेशा आवाज लगाता है,
जागते रहना साढ़े ते ना रहना पंजाबी में। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो अभी ऐसी आवाजें आ रही हैं कि फिलहाल तो बिल्कुल खामोशी है, ठंड माहौल है, कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन सियासी मंजरनामा बदलने के साथ साथ माशी मंजरनामा भी बदल रहा है। इस वक्त हमारा माशी मंजरनामा क्या है, हम कहाँ खड़े हैं? अच्छा सलमा, मुझे माशी मंजरनामे के अंदर उम्मीद की किरणें ना कहूं तो किरण जरूर नजर आ रही है। बहुत पॉजिटिव है आप डॉक्टर साहब। किरण नजर आ, और उसकी वजह ये है एहतशाम साहब, एक बुनियादी वजह जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि माशी फैसले जो हैं वो अब सियासी एजेंडे की बुनियाद पे नहीं होंगे। मुझे महसूस ये हो रहा, हमारी जो सबसे बड़ी नाकामी रही है, आप पिछले 75 साल की बात कर लें, 76 साल कह लें, हमारे यहाँ जो माशी फैसले हैं वो सियासी एजेंडे की बुनियाद पे किए जाते रहे हैं और उससे मईशत को बेतहाशा नुकसान पहुंचा। अब मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला, और उसकी वजह यह है कि एक तो पॉलिसी के तसलसल की यकीन दहानी कराई जा रही है और उसके कुछ इदारे भी सामने आए हैं, उसके पीछे कानून साजी भी हो रही है कि माशी पॉलिसी में एक तसलसल नजर आएगा। और दूसरा ये कि माशी पॉलिसी जो है वो सबूत की बुनियाद पे, एविडेंस बेस्ड जिसको कहते हैं, उसकी बुनियाद पे बनाई जाएगी और सियासी एजेंडे की बुनियाद पे नहीं बनाई जाएगी। ये मुझे नजर आ रहा है। तो डॉक्टर साहब अगर पंजाबी में इसको कहते हैं डंग टपाऊ काम होगा, ये शॉर्ट टर्म किस्म की यही तो पॉलिसी कर है, रहे क्या हैं, होगा? और क्या नजर आता है देखिए आपको? ये शॉर्ट टर्म काम तो पहले होता रहा है, डंग टपाओ काम तो पहले होता रहा है कि आपके पास एक मुख्तसर सा सियासी एजेंडा है और शॉर्ट टर्म गेंद है, आपके पास सामने इलेक्शन आ रहा है और आपने दबा के पैसे फेंकने हैं और खसारा करना है। वैसा मंजर अब वैसा मंजरनामा मुझे लग रहा है कि नहीं आ रहा। और जो सियासी मंजरनामे का आपने ब्रीफली जिक्र किया, मुझे लग रहा है कि सियासी मंजरनामे के अंदर गैर सियासी ही गैर सियासी हर जगह गैर। देखिए गवर्नर भी गैर सियासी आएगा, आपकी काबीना भी गैर सियासी नजर आ रही है, प्रोफेशनल होगी लेकिन गैर सियासी। धड़ाधड़ लोग पर्चियां भिजवा रहे हैं अपने और नामों लोग की। ये चाहते हैं बड़ी मरकज शिद्दत में के लगना है साथ कि कि ना इलेक्शन लगना में भी लोग गैर सियासी मुख्तसर रहे। गैर सियासी और प्रोफेशनल मुझे नजर आ रहा है। ठीक है अनवर साहब, ये जो किरण है जो नजर आ रही है डॉक्टर साहब को, लेकिन नवाज शरीफ साहब को नजर नहीं आ रही। सुने कि उन्होंने पाकिस्तान आना था, लेकिन उससे पहले एक वफ्द जाएगा उधर PMLN का, उसके बाद ये डिसाइड होगा। सितंबर के वस्त में कहीं उनके आने की खबरें चल रही हैं, क्या वो वापस आ पाएंगे? क्योंकि उनकी सजा बरकरार रहने या उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात अभी तक मौजूद है। तो जो निगरान वज़ीर आज़म पर बात की उस पर मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं कि जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ कर दिया है। ये निगरान वज़ीर आज़म की तकरीर के हवाले से ये बिल्कुल संजीदा बात है। अब इसलिए वो लंदन भी जा रहे हैं, उसकी वजाहत भी देंगे। अब नवाज शरीफ का आना जो अदालतों के फैसले हैं उससे और सिस्टम के जो हालात हैं इससे मशरूत हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आप इस पर ज़रा जाइएगा कि इंतखाबात होंगे फरवरी में, अगर हुए तो, ना हुए तो मुल्क के हालात जो है वो मजीद खराब होंगे। कब तक नहीं होंगे? ना हुए तो फिर मजीद हालात खराब होंगे, मजीद हालात खराब होंगे और कुछ भी तवक्को किया जा सकता है। आप शायद मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रही होंगे, कुछ भी तवक्को किया जा सकता है। अच्छा, तीसरी बात जो आपने कही कि ये कोई कमज़ोर वज़ीर आज़म नहीं है, ये परफॉर्म करेंगे, ये बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। ये इनकी एक मिसाल मैं आपको, तो इतने तगड़े प्राइम मिनिस्टर हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी मीडिया से मुताल्लिक जो गुफ्तगू है वो उस पर मैं बाद में जाऊंगा। ये बलूचिस्तान के अंदर रहकर ये जो दहशतगर्द थे, ये जो अपने लोग हैं, उनके साथ आंखों में आंखें डालकर ये बात करते थे कि आप पाकिस्तान से वफाक से पैसे भी लेते हैं, फिर आप उनके साथ बेटरे भी करते हैं, उनके साथ मामलात भी नहीं तय करते। तो आप लोगों को अपनी जो पॉलिसी है उसे रिव्यू करना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ ही आप लोगों का जो मुस्तकबिल है वो वाबस्ता है। ये इतने खुले डुले आदमी हैं और इस तरह की गुफ्तगू भी करते हैं। अब रही बात इंतखाबात के हवाले से, देखिए इंतखाबात के हवाले से दो आ रहा है। मार्च से पहले आपने इंतखाबात की तरफ जाना है, या तो आपका मुल्क फरवरी में मार्च में इंतखाबात होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, उसकी तरफ बढ़ेंगे, या फिर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर सारा सिस्टम जो है वो फिर इंसानी हकूक भी नहीं होंगे, फिर आइन भी नहीं होगा और फिर सारी चीजें सस्पेंड होगी। हाँ, नवाज शरीफ के बारे में साहब कह रहे हैं कि जब रिस्क 0% होगा फिर आएगा। देखिए पहली बात तो यह है कि आप देखें, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, उनके और उनकी फैमिली के, उनके बेटों के तमाम केसेस खत्म हो गए हैं, उनके टेन्योर में उनके भाई के केसेस खत्म नहीं हुए। एक बात, दूसरी बात जो रिफ्ट है इनके अंदर, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं मरियम जो है वो वज़ीर आला पंजाब, वो नेक्स्ट मुस्तकबिल में उन्हें देख रहे हैं और ऊपर वो खुद आना चाहते हैं। अगर इस तरह की हायरार्की बनेगी तो मुझे बताएं विदिन जो फैमिली है वो रिफ्ट बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हमजा कहाँ जाएंगे और शहबाज शरीफ कहाँ जाएंगे। शायद यही वजह थी कि शहबाज शरीफ साहब को पता था, इसीलिए उन्होंने केयर टेकर सेटअप पर खानदान के अंदर जो चीजें तय हुई हैं वो एस्टैब्लिशमेंट उस पर राजी नहीं है और अभी मामलात किस तरफ जाते हैं अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। जुल्फिकार साहब, नए जो निगरान वजीर आला जो भी वजीर आजम जो भी आए हैं उनके बारे में अनवर साहब ने कहा कि ये जितने खामोश नजर आते हैं उतने हैं नहीं, ही इज वेरी एक्टिव और बहुत पावरफुल निगरान वजीर आजम है।
انہوں نے سب سے پہلے ہی تو آتے یہ کیا جو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ بہت زیادہ خرچے نہیں ہوں گے, خرچے کم کرنے ہیں اور ملکی وسائل پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا. آلریڈی ہم معیشت کی وجہ سے دباؤ میں, اور چاروں صوبوں کی نمائندگی موجود ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ان اقدامات سے کوئی فرق پڑے گا؟ وہ 6 مہینے رہتے ہیں, سال رہتے ہیں, جتنا عرصہ بھی رہتے ہیں, وہ کتنا پیسہ بچا پائیں گے قومی خزانے کے لیے؟ دیکھیں سلمہ, یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, نگران سیٹ اپ جو بننے جا رہا ہے ابھی, یہ ملک کی ڈائریکشن ایک دے گا ملک کو, اور اس ڈائریکشن کے اوپر آگے ملک چلے گا. انور رضا کی یہ بات درست ہے کہ انوار اللہ کاکڑ کو بھی اس ملک کے اندر جو بیماری ہے اس کا علم ہے, اور اس کے اندر صلاحیت بہرحال موجود ہے کہ اس کے لیے وہ کام کر سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بلوچستان کے اندر وائس آف بلوچستان کے نام سے انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا جس میں نوجوانوں کو انگیج کیا, اور سرفراز بگٹی صاحب اور یہ دونوں اس کو لے کے چلتے رہے, اور یہ فورسز کے ساتھ کھڑے رہ کے وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار رہے. ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. ان دنوں ہمیں انہوں نے انوائٹ بھی کیا, بلوچستان کا ہم نے جرنلسٹوں نے وزٹ بھی کیا, تو میں نے بڑا کلوزلی واچ کیا کہ وہ کس طرح سے فورسز کے ساتھ کھڑا ہے اور کس طرح اس نے کام کیا وہاں پہ. جہاں تک بات ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی, تو میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہوگا اس میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کے فٹ پرنٹ نظر آئیں, ان کے جو بچونگڑے ہیں وہ کوئی وزیر بن جائے, کوئی وہاں پہ مثلا پرائم منسٹر ہاؤس میں ابھی تک شہباز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ آج چیمہ صاحب کو وزیر لگا دیا جائے, فلاں صاحب کو وہاں پہ, تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ ہم موجود ہیں سسٹم میں. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ یہ کسی کا وہاں پہ جو باقیات ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہوگی, ایک غیر جانبدار سیٹ اپ ہوگا. جہاں تک نواز شریف صاحب کا آنے کا تعلق ہے, دیکھیں نون لیگ کے اندر 2 گروپ ہیں, ایک مفاہمتی گروپ ہے, ایک مزاحمتی گروپ ہے. مفاہمتی گروپ نے اپنا کام کر دیا, 1.5-2 سال مزے سے حکومت کی, سارے کیس فارغ کیے, پورے فیملی کو ریسکیو کیا, ساتھیوں کو کیا, نیا قانون بنوایا, نیب کی ایسی تیسی کی, سب کچھ کیا, اور اس کے بعد وہ چلتے بنے. اور آج کی اطلاع یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بیک پین شروع ہو گئی ہے, اور وہ کسی وقت بھی لندن روانہ ہو سکتے ہیں. اچھا, کمر کے علاج کے لیے یہ تو ہے. اچھا سلمہ, یہ تو ہے مفاہمتی چیپٹر. اب مزاحمتی چیپٹر انٹر ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب اب آئیں گے, ایک مزاحمتی بیانیہ شروع کرنے کی وہ کوشش کریں گے, اور آج کی نون لیگ کے اندر نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم مہنگائی کے خلاف مظاہرے کریں گے, اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ مظاہرے اگر مریم صاحب اس کو لیڈ کریں گی تو وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف مظاہرے ہوں گے, یا نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے تو شہباز شریف صاحب کے خلاف مظاہرے ہوں گے, کس کے خلاف ہوں گے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ آج کی خبر ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور اب ہم اس پہ مظاہرے بھی کیا کریں گے. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی ہے. سیاست ہے, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سیاست بڑا بے رحم کھیل ہے. نو ڈاؤٹ بڑا بے رحم ہے. احتشام صاحب, ایک تو آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں ذوالفقار صاحب کی بات پہ, دوسری بات یہ کہ بلوچستان سے وزیر اعظم تو بنا لیا ہم نے, وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن رہا؟ ڈیڈ لاک کس بات پہ ہے؟ دیکھیں وہ ہو جائے گا, وہ آپ کو پتہ ہے یہ آپٹکس ہیں, دکھانے کے لیے کچھ کرنے کے لیے کچھ ہے, وہ ہو جائے گا. بلوچستان تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہی کر رہے ہوتے ہیں, وہاں اتنی مشکل پیش نہیں آئے گی. کے پی رہ جاتا ہے, سندھ میں ہو گیا, پنجاب میں لوگ پہلے ہی بیٹھے ہیں, مزے کر رہے ہیں. دیکھیں سوال اس وقت یہ ہے, سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اب جو نیا پولیٹیکل سیٹ اپ بننا ہے, الیکشن ہونے ہیں, کون آئے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے آن دا فیس آف اٹ تو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو باہر ہے, لیڈر اندر ہے, لہٰذا بظاہر نہیں لگتا کہ ان کے لیے کم بیک کرنا اتنا آسان ہے. اب 2 بڑی پارٹیاں جو ویسے تو اکٹھی ہو گئی تھیں, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این, تو چلیں تیسری کر بھی لے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی ان کے تحفظات اپنی جگہ. اب اس سارے کھیل میں جو الیکشن سے یہ جو نیا سیٹ اپ بنا ہے, اس سے پہلے جو دیانتداری سے مجھے سلمان لگ رہا تھا نا کہ پیپلز پارٹی اپنی گیم بنا لے گی, یعنی سندھ کی حد تک تو کوشش کر رہے ہیں, اور لگتا یہی کہ ایشورنسز ان کو دی گئی ہیں, جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں کہ وہ سندھ ان کے پاس ہی جائے گا. اب یہ جو بڑے دنوں سے بلاول بھٹو کو لانے والی بات تھی آگے, میرا خیال ہے اس پہ ڈن پڑ گیا. مجھے لگتا ہے ساری اسکیم آف تھنگ میں لوزر پیپلز پارٹی ہے. آج آ کے ذوالفقار کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو گیم بنائی ہے شہباز شریف صاحب نے, بظاہر یہ لگ رہا تھا جو اس دن جو جیسچر تھا ان کے ناراض ہو کے چلے گئے, لیکن اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد نواز شریف صاحب تو اب نہیں آئیں گے. اب ظاہر ہے زیرو رزق کہتے رہے بھلے خواجہ آصف صاحب, وہ آئیں گے کس لیے آئیں گے, ان کے اپنے تحفظات ہیں. پی ایم ایل این کو ضرورت تھی اس سٹیج پہ کہ بیانیہ کوئی نہیں چلا,
ایک ہی بیانیہ تھا کہ آ کے نواز شریف صاحب لیڈ کریں کمپین کو اور اپنا ووٹ بینک بہتر کریں. صحیح. اور کس طرح کر سکتے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے یہ تو ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے. اب ٹھیک. دیکھنا یہی ہے کہ کتنا عرصہ چلے گا. اگر یہ 90 دن کے الیکشن یا میکسیمم اپریل میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے نئے سیٹ اپ میں زیادہ Otherwise مشکلات بڑھتی جائیں ان کی ہیں شہباز شریف صاحب کی. اور اندر سے جو باتیں آ رہی ہیں نا وہ یہ ہے کہ جو لوگ بڑے قریب ہیں نواز شریف صاحب کے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا فیوچر ابھی بلیک ہے. اور یہ جاتے جاتے جو سپریم کورٹ ان کے ساتھ کر گئی ہے وہ تو دور ہے ابھی. لہٰذا شہباز شریف صاحب نے رہنا ان کے ساتھ بنا کے رکھا. شہباز شریف صاحب نے رہنے ہی نہیں رہے. ویسے ڈاکٹر صاحب ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کرتے ساری پولیٹیکل سچویشن میں کوئی تو بیوقوف بنا ہے, آخر وہ کون ہے؟ دیکھیے سلمہ, جس قسم کی قانون سازی ہوئی ہے, جس رفتار سے قانون سازی ہوئی ہے, اس کے ڈاٹ کو آپ جوڑیں جس طرح وزیر اعظم صاحب کا چناؤ ہوا ہے, اور پھر اس کو آپ جوڑیں کہ پی ایم ایل این کے پاس اب بیانیہ کیا بچا ہے. وہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ یا مہنگائی والا بیانیہ. اب بیانیہ کسی سیاسی جماعت کے پاس مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بچا نہیں ہے. تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو پی ٹی آئی لے گی نا, ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے. اور پی ٹی آئی ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گئی, تو پھر اب کس کے پاس بیانیہ بچا؟ نہ پی ایم ایل این کے پاس بچا, نہ آپ زرداری صاحب کے پاس, پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بیانیہ ہے. اب وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی کے خلاف یہ کریں گے, کبھی کچھ اور کہہ رہے ہیں. مجھے انور صاحب جو نظر آ رہا ہے اتنی تیزی سے معاشی منظرنامہ جو تبدیل ہوگا, اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایئرپورٹ کی جو آؤٹ سورسنگ ہے وہ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. $100 ملین انہوں نے مانگ لیے, پہلے دیں آپ, وہ دے دیں گے. وہ بڑی تیزی سے ہو رہی. نجکاری مجھے لگ رہا ہے جو کہ بہت بڑا بوجھ تھا ریاست پاکستان کے اوپر. دیکھیے میرے نزدیک ریاست پاکستان کے اوپر حکومت پاکستان سب سے بڑا بوجھ تھا, اور وہ بوجھ اب کم کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں. اور تیسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے تانبے کا فیوچر, جو کاپر کا فیوچر ہے ایز اے میٹل, اور جو کاپر کے ذخائر ہیں پاکستان کے اندر, اور جو چاہے وہ ابو دھابی ہو, چاہے وہ قطر ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, ان کا جو انٹرسٹ ہے تانبے کے اندر وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ تین چیزیں آپ کو نظر آئیں گی معاشی منظرنامے کے اندر. نجکاری کی سپیڈ بہت تیز, اور بیرونی سرمایہ کاری ہمارے تانبے کی کانوں کے اندر, اور تیسرا یہ جو آؤٹ سورسنگ ہو رہی ہے جس کے نتائج بڑے پازیٹو نکلیں گے. دیکھیے آپ کا ایئرپورٹ جو ہے اس کی سروسز سلور لائننگ ہے وہاں. ٹھیک ہے, سلور لائننگ ہے یہاں پہ. اچھا انور صاحب, یہ تو ہم نے معاشی پہلو کو بھی تھوڑا سا ٹچ کر لیا کیونکہ ظاہر پولیٹیکل سینیریو کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں قاسم کے ابا پہ. آج 3 مقدمات میں ان کی ضمانت مسترد ہو گئی ہے, ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد ہو گئی ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی لاوارث ہے, کوئی والی وارث نہیں. اگر آپ کے ساتھ مجھے ایک چیز ایڈ اور کر لیں پرویز الہی صاحب کو بھی تو زیادہ اچھا ہوگا. دیکھیے یہ نہیں, وہ کھڑا خاک ہونا اس نے گرفتار ٹھیک ہے نا, لیکن دیکھیے اس کے پاس اب ان کے پاس بارگیننگ کبھی جناب آپ کو پتہ ہے اس بات کا, آپ کو پتہ ہے اس بات کا ہاتھ کر دیا نہیں اس دفعہ بھی. ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ ابھی بھی جیل کے اندر بھی خواہش ہے, شاید آپ اس کو کنفرم بھی کیجئے گا, وہ کہتے ہیں میں جیل کے اندر ہی ڈیتھ بھی ہو جائے تو اس کا فائدہ بھی میری اولاد کو. دیکھیں نا, جب آپ نے سب کچھ کیا ہو اب آپ کے پاس بارگیننگ کے لیے ہے کیا مجھے بتائیے نا. پرویز الہی صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے بارگیننگ کے لیے, اور نہ اسٹیبلشمنٹ ان پہ اعتبار کرے گی. آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعلیٰ کے لیے ان کے گارنٹر تھے آصف علی زرداری, انہوں نے پھر کیسے اس دوسری طرف چلے گئے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ بھی ان سے ناراض ہے. اس لیے وہ ایک طرف ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں قاسم کے ابا کو لے لیجئے, اب ان کی تمام جو ضمانتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ خارج ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کے لیے ریلیف تو بالکل نہیں. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہتا تھا کہ نہ تو ان سے بات نہیں ہوگی پولیٹیکلی, وہ اسی طرح ہوگا نا جیسے آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف یہ کس طرح پیشیوں پہ پیشیاں بھگتے تھے. اب وہ وقت دیکھیں, ان کو بھی خان صاحب کو بھی یاد کرنا چاہیے, اب وہ وقت ان پہ آ گیا. ابھی 7 سپٹمبر تک بشرا بی بی کی بھی ضمانت ہوئی ہے, اس کے بعد مقدمات کے علاوہ یہ دیکھیں آپ کو اپنے جمع مردی کے ساتھ یہ کرنا پڑے گا. جب آپ دوسروں کی بیٹیاں جو تھیں وہ اگر دیکھیے یہ سیاست سے بالا تر ہو کر پھر آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ مشکل وقت مجھ پر بھی آ سکتا ہے. اب آپ دیکھیے آہستہ آہستہ کس طرح لوگ ان سے بھاگتے چلے جا رہے ہیں. ایک اور بات یہ کوٹ کر کے بھی کہوں گا, شہباز گل صاحب جب جیل سے رہا ہوئے تو آئے, ہمارے ایک دوست ان کے ساتھ تھے, انہوں نے اس سے پوچھا کہ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک کے بارے میں کیا ہوگا, اب تو آپ جیل بھی دیکھ آئے ہیں. انہوں نے کہا جیل کے حالات تو خیر بڑے عجیب سے تھے, وہ میں بعد میں بتاؤں گا,
ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा। उन्होंने ये उनके कोट अनकोट बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अब इमरान खान का अब्बा भी इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। अब आप अंदाजा लगाइए, उनके इतने करीबी लोग जब ये गुफ्तगू करेंगे तो फिर तब्दीली कहाँ से आएगी। बहुत मुश्किल हालात है। इन हालात पे मजीद भी बात करेंगे, कुछ और भी अहम टॉपिक्स हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से कबल बात हो रही थी पीटीआई से मुतालिक। पीटीआई का बयानिया इस वक्त क्या है, इससे पहले क्या था, और इस वक्त पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर किसके हाथ में, इससे मुतालिक गुफ्तगू हो रही थी। और जुल्फिकार साहब, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? अभी जो सूरत हाल है इसमें अदलिया की तरफ से तो क्लियरली ये मैसेज लगता है कि मजीद कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। एहतशाम साहब कहते थे 120% चांसेस है कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन अभी तक खामोशी है। अभी तक हर तरफ से कासिम के अब्बा को परेशानियों का सामना है। अभी नहीं मिले, कुछ दिनों बाद मिल जाएंगे। देखिए जी, ऐसे ही लगता है, बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि जिस तरह उनकी रोजाना की बुनियाद पे जमानतें मनसूख हो रही हैं, वो खुद जेल के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कभी किसी की बैठे बिठाए लॉटरी निकल आती है। तो अभी मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो करने लगे हैं, उनको मज़ामती सियासी दौरा पड़ने लगा। तो वो जब मज़ामत स्टार्ट करेंगे तो फिर किसी का जेल के अंदर बैठे बिठाए की भी लॉटरी निकल सकती है, ये ज़हन में रखें। जरूरत किसी की भी पड़ सकती है। अमीद गुल साहब कहा करते थे, जनरल अमीद गुल साहब कहते थे, उनसे कभी पूछा जाता था ना कि जी आप क्यों नहीं आते, तो वो कहते थे कभी तो अमरीका नूं साड़ी जरूरत पड़ेगी ना, असं तो देख रहे हैं। सो किसी की इस सिस्टम में कहीं भी किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है, ये ज़हन में रखें। अगर नवाज शरीफ साहब मामलात को उस लेवल पे ले गए जो वो शुरू कर रहे हैं कि जी मैं आ रहा हूं और हमें तहरीक चलाऊंगा और मैं ये करूंगा और वो करूंगा, टकराव की एक सूरत हाल बनती है, तो फिर सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन जो पहले मैं बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत थोड़ी सी नसाज होना शुरू हो गई है, वो इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं, भाई उनके वापस आना चाह रहे हैं। और वहां पे जो हार्डलाइनर्स को हमारे दोस्त हैं, जवेद लतीफ साहब हैं, परवेज रशीद साहब हैं, ये सारे के सारे वहां पे जाके राना सनावला साहब नवाज शरीफ साहब को ये एडवाइस कर रहे हैं कि अब वो वापस अगर ना आए तो सियासत हमारी खत्म हो जाएगी, नून लीग की सियासत खत्म हो जाएगी। जुल्फिकार माजद के साथ ये तो बढ़िया वापस आए। लेकिन एक चीज है जुल्फिकार माजद के साथ, मुझे आप बताएं ना, स्टेज पे नवाज शरीफ साहब क्यों इस तरह की तहरीक चलाएंगे? अब आपका क्या ख्याल है? एक वक्त में सबको टेक ऑन करेंगे, उनका सबसे बड़ा मसला पीटीआई था, वो साइडलाइन हो गया। अब लड़ाई उनकी ये हो सकती है कि भाई है कि मैं हूं, एस्टैब्लिशमेंट से आप नहीं लड़ेंगे, वो मैं आपको बता दूं। मैं अर्ज करता हूं जो कोर्ट के अंदर दो फैसले महफूज हैं, मैंने उस दिन भी इशारतन कहा था। एक फैसला वो है जो 14 मई को इलेक्शन कराने थे 2 सूबों में, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और इस गवर्नमेंट ने डिसओबे किया था, इन्होंने नहीं करवाया, वो फैसला महफूज पड़ा हुआ है। दूसरा फैसला महफूज पड़ा हुआ है कि जो नैब के कवानीन तब्दील हुए थे उसके हवाले से फैसला महफूज पड़ा हुआ है, और वो एक क्लिक में सारे मुकदमे बहाल भी हो सकते हैं। ये 2-3 चीजें ये हैं। और दूसरा, इलेक्शन नजर आ रहा है पोलिटिकल हजरात को, नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, कि इलेक्शन आगे जा सकते हैं। और इलेक्शन अगर में सर्वाइवल आगे भी उनका सेटअप उनकी मर्जी का हो, सलमा सेटअप उनकी मर्जी का हो तो इलेक्शन 2 साल ना हो, प्रॉब्लम कोई नहीं। अगर उनकी सेटअप मर्जी का नहीं है तो इलेक्शन 2 दिन भी आगे नहीं जा सकते, फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो कहते हैं हम तहरीक चलाएंगे। तो ये आगे जाके चीजें ये जरूर होंगी। अभी हम सूरत हाल को बदलता हुआ देखेंगे, लेकिन अदालतों से उनके इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़े ठीक हो गया। आज का दिन चूंकि यौम स्याह मनाया जा रहा है मकबूजा कश्मीर में, और पाकिस्तानी हमेशा दिल से हिमायत करते हैं अपने उन कश्मीरी बहन भाइयों की जो जिद्दोजहद लड़ रहे हैं, अभी तक अपनी आज़ादी की बका की जंग लड़ रहे हैं और आज़ादी नहीं नसीब हो सकी। अनवर साहब, भारत का यौम आज़ादी मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह बेशुमार करारदादें हैं, पाकिस्तान ने हमेशा हर फोरम पे हिमायत की, हासिल क्या हुआ, हमने क्या अचीव कर लिया सबसे? देख, हमें अपना भी कथारसिस करना चाहिए। जो हमारा डिप्लोमेटिक स्टाफ है जो बैरून ममालिक बैठा होता है, अगर आप इंडिया के मुकाबले में देखें तो इंतहाई कमज़ोर है। हमारे यहाँ लोगों की तैयारी ही नहीं होती। जिन लोगों ने आपका मुकदमा पेश करना होता है उन्हें पता ही नहीं कि मकबूजा कश्मीर के ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, हालात क्या हैं। एक तरफ फिर आप देखें 370 और 52A के तहत जो स्टेटस चेंज किया गया, उस पर भी आप देखें कि शोर मचाते रहे हम कि स्टेटस चेंज हो रहा है। मकबूजा कश्मीर के नौजवान और वहाँ पर जो तहरीकें चली हैं वो भी सब शोर मचाया। देखिए, हम ये बात तो जरूर करते हैं कि अखलाक की, सफारती और उनकी हमायत जारी रखेंगे। हमें
कम से कम जो ग्राउंड रियलिटीज है उनका इदराक करना चाहिए। हमें अपने सफारती जो स्टाफ है उसको ट्रेंड करना चाहिए। हमें फ्रंट लाइन पे मकबूजा कश्मीर के जो लीडर्स हैं उनको लाना चाहिए, उनकी बात करनी चाहिए, हमें उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनसे भी आगे खड़े होते हैं। चलिए उनसे अगर आप आगे भी खड़े हैं तो फिर कम से कम आपको मकबूजा कश्मीर की ग्राउंड रियलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, और आप अपना केस अगर पेश करें तो फिर वहां पर किसी को आपको निगलेक्ट करने का मौका ना मिले। अब हालात वहां पर ये हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, मीडिया पर पाबंदियां हैं, 1 लाख से ज्यादा वहां पर शहादतें हो चुकी हैं, खवातीन की असमत दरी हो रही है। कौन कौन से काम वहां पर नहीं हो रहा, हम किस केस को किस तरह प्लीड कर रहे हैं। ठीक है, उसमें जो अमेरिकन हैं उनका अपना इंटरेस्ट है, लेकिन हमें कम से कम इस पर फोकस करना चाहिए, और हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसको ट्रेंड होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छे तरीके से मकबूजा हमें अपनी पॉलिसीज को रीथिंक करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म उन्होंने यूज की कि खवातीन की असमत दरी। सिक्योरिटी इंडेक्स में देख रही थी, उसमें भारत इस वक्त, भारत का जो बड़ा शहर है दिल्ली, वो वर्स्ट कंडीशन में है खवातीन के हवाले से। खवातीन के रहने के काबिल नहीं है, वो इस कदर खवातीन के साथ ज्यादतियों के वाकयात होते हैं। फिर कश्मीर की सूरत हाल देखते हैं, वहां पे एज वॉर टूल यूज किया जाता है इसको, मतलब लोगों के घरों पे धावा बोलना, उनको घरों से निकाल देना, फिर अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश, हिंदुओं को लाके वहां पे बसाना। ये सब कुछ क्या है? भारत की ये स्ट्रेटजीज कब तक चलेंगी और दुनिया इस पे कब बोलेगी? 76 साल से चल रही हैं, और जो अनवर साहब कह रहे हैं मैं समझता हूँ बिल्कुल वैलिड है। जो ग्राउंड रियलिटी का, अनवर साहब ने 2 या 3 दफा ग्राउंड रियलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया। देखिए, ग्राउंड रियलिटी आपने इब्तदाई में कहा कि 1 लाख शहादतें हैं पिछले 76 सालों में, जिसका मतलब ये बनता है कि 4 शहादतें ऑन अ डेली बेसिस। आप सोचिए कि पिछले 76 सालों से, पिछले 27,000 दिनों से हर रोज की 4 शहादतें हो रही हैं, और फिर भी वो मूवमेंट जो है वो चलती चली जा रही है। आपने जिक्र किया इंडिया का, वहां पे मैं देख रहा था हर 16 मिनट के बाद एक जिनसी ज्यादती होती है इंडिया के अंदर, और इसलिए वो जो आपने कहा कि नंबर टॉप पे सबसे ऊपर आए। और अब उन्होंने कश्मीर के अंदर जिनसी ज्यादती को एक फौजी हथियार की तरह इस्तेमाल शुरू कर दिया। और दूसरा, वहां पे वो मैस किलिंग्स, जिसका मतलब ये है कि बड़े पैमाने पे जो कत्ल गारत करते हैं, और फिर जबरी गुमशुदगियां, जो फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस है। तो अब ये 3 एज हथियार इस्तेमाल कर रहा है इंडिया। ये है ग्राउंड रियलिटी जो दुनिया को बताने की जरूरत है। अब सोचिए कि कोई 1.25 करोड़ की आबादी है और 8 से 9 लाख फौजी वहां पे बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि हर 13 कश्मीरियों के ऊपर आपने एक फौजी बिठाया हुआ है। वहां पे इंडियन आर्मी भी है, वहां पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस भी है, वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, 3-3, 4-4 किस्म की फौज में वहां पे बैठे, और हर 13 कश्मीरियों के ऊपर एक आपने वहां पे फौज। ये देखिए, मदद हम सिर्फ मॉरल बुनियाद पे कर सकते हैं, सफारतकारी की हद तक कर सकते हैं, और उसमें हमने बहुत कमजोरी दिखाई। ठीक है, हमने कमजोरी दिखाई है। एहतिशाम साहब, अरुंधति राय, भारतीय मुसन्निफा, वो जब बात करती है, मोदी को मुखातिब करते हुए कहती है कि हम कश्मीरी नहीं है, तुम हमें दबा लोगे। राहुल गांधी जब अपोजिशन लीडर थे, उनको मकबूजा कश्मीर विजिट करने की इजाजत नहीं दी गई थी, उनको वापस भेज दिया गया था। क्या ये सबूत, जब भारत के अंदर से इदराक मौजूद है कि कश्मीर में जुल्म होता है, क्या ये काफी नहीं है? क्या दुनिया को हमें चीख चीख के बताना पड़ेगा कि वहां पे क्या हो रहा है? देखिए सलमा, आप इसको माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत ये है कि इस वक्त तक मोदी सरकार ने अपने ओपोनेंट्स को, चाहे सियासत में आए, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में आए, चाहे मीडिया में, सबकी जुबानें बंद कर दी। इवन आप देख लें कि वो जो बड़ी प्राइड लेता था हिंदुस्तान अपनी इलेक्शन कमीशन पे और सुप्रीम कोर्ट पे, उसको भी उन्होंने दबाया। आप देखें, ये जो 370 है, 5 अगस्त 2019 को रिवोक किया था उन्होंने स्पेशल स्टेटस, ये चंद दिन पहले डॉक्टर साहब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है। वहाँ पे भी सिविल सोसाइटी तो तकड़ी है, आवाज़ें बुलंद कर रही है, लेकिन ये बड़ा नाकाफी है। हम लोग कहते थे कि जी मुसलमानों के साथ जाती, आज आप देख लें मणिपुर में जहाँ पे जो क्रिश्चियन के साथ हो रहा है, इस पे स्टेट डिपार्टमेंट नहीं बोलता, इस पे यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले कोई नहीं बात कर, इसलिए कि उनको लग रहा है कि जी ये 1 अरब 32 करोड़ की जो आबादी है, इसमें तकरीबन 45 करोड़ के करीब एक बड़ी वाइब्रेंट मिडिल क्लास है, वो कैटर करते हैं उसको, उनके बड़े ज़बरदस्त फाइनेंशियल इक़्तिसादी इंटरेस्ट है, वो खामोश बैठे। अब सवाल ये है कि जो अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, क्या इतनी काफ़ी हैं कि मोदी सरकार को मजबूर करें कि वो चाहे मकबूजा कश्मीर है या मणिपुर है, या फॉर दैट मैटर जो 11 और इंसर्जेंसीज चल रही हैं, मिजोरम की, तमिलनाडु की, असम की, सिख मिलिटेंट्स की, क्या ये इतनी आसानी के साथ ख़त्म होगी? बजाय ये लगता है कि मुश्किलात का दौर उनका शुरू हो गया, लॉन्ग वे टू गो, इतनी आसानी के साथ नहीं। कांग्रेस को दबा दिया गया। अभी आप देख लें,
اس کی آپ ختم ہو گئی تھی ممبرشپ کانگریس کی، راہل کی، ابھی بالکل، سپریم کورٹ سے جا کے دوبارہ اس کو ملی ہے واپس. ٹھیک. تو یہ کہ اس وقت تو انہوں نے الیکشن جیتنا ہے، وہ ہر طرح کی 2024 کا الیکشن جیتنے کے لیے ابھی دیکھنا پچھلے دنوں اینٹی مسلم کچھ انہوں نے کارڈ لے کوشش فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کی ہے. کہا جاتا ہے ان کے کچھ جہاز ہمارے علاقوں میں آئے، اس کے بعد F-16 اڑے تو وہ چلے گئے، لہٰذا وہ سب کچھ کریں گے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے. کہا جا رہا ہے کہ اگلے الیکشن کے خاتمے کے بعد مودی سوچے گا کہ میں اپنی لیگیسی کیا چھوڑ کے جاؤں گا، شاید کوئی بہتر فیصلے کرے. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت تک وہ مسلمانوں کے خلاف جتنی ان کی آپ دیکھ لیں اقلیتیں ہیں، ان کے خلاف وہ زیادتیاں کرتے رہے. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، ہم نے کمزوری کہاں دکھائی اور اقوام متحدہ کا یہ نامکمل ایجنڈا آخر کب مکمل ہوگا؟ دیکھیں، سب سے بڑا تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ایک چائے بیچنے والا شخص جس پہ امریکہ میں داخلے پہ پابندی تھی، وہ امریکہ وزٹ کرتا ہے تو وہاں پہ پوری کانگریس کھڑی ہو کے اس کا استقبال کرتی ہے اور 16 دفعہ کھڑے ہو کے وہ کلیپنگ کرتے ہیں. اس شخص نے وہاں پہ انڈیا کی معیشت کو سنبھالا. ہم کہتے تھے کہ وہ دہشت گرد ہے اور کسی حد تک وہ ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نے ڈیلیور کیا، اس نے ثابت کیا کہ وہ اس اہل ہے. اور ہمارے جو لوگ بہت باتیں کرتے تھے وہ کچھ نہیں کر سکے جو اس مودی نے کر دکھایا. اب رہ گئی بات کشمیر کے اندر، تو کشمیر کے اندر بھی جس طرح کی اس کی ذہنیت ہے، جو ظالمانہ ذہنیت ہے، جس طرح کا وہاں پہ انڈیا کے اندر وہ بچر آبدار گجرات کا خطاب اس کو سارے لوگ دے رہے ہیں، وہاں پہ انڈیا کے اندر لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور انڈیا کے اندر کو 35-40 جگہ پہ آزادی کی تحریکیں چل رہے ہیں. جو سکھوں کے ساتھ انہوں نے کیا وہی کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم صرف سفارتی سطح کے اوپر ایک مورل اور اخلاقی مدد تک ہی محدود رہیں گے کہ کبھی زندگی میں بھرپور طریقے سے سٹینڈ لیں گے. یہ جتنی پولیٹیکل گورنمنٹس رہی ہیں، یہ الیکشن کے سب کے سلوگن میں الیکشن میں ہوتا ہے یہ کشمیر کو ہم آزاد کرائیں گے اور ہم بزور شمشیر آزاد کروائیں گے. یہ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. مشرف صاحب کے دور میں کیا ہوا، نواز شریف صاحب کے دور میں کیا ہوا. نواز شریف صاحب بظاہر تو کشمیری ہیں، لیکن جب رائیونٹ کا نام رکھتے ہیں تو پھر جاتی عمرہ رکھتے ہیں. تو دیکھیے، یہ جو انڈیا کے ساتھ اندر سے رومانس بھی ہے، انڈیا سے نفرت بھی ہے، ہمیں ایک ہارڈ لائن لینی ہوگی اور پالیسیز کو ری تھنک کرنا پڑے گا. ایک لائن لینی پڑے گی. وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں روزانہ کی بنیاد پر ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں. سید علی گیلانی سے لے کے کتنے لوگ ہیں وہاں پہ جو جیلوں کے اندر بیچارے بیٹھے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو شہید ہو گئے ہیں. اور ہمیں آج احساس کرنا ہوگا کہ وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمارے وقت مختصر ہے. سید علی گیلانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ان کی تو ڈیڈ باڈی بھی ان کی فیملی کو نہیں دی گئی تھی، اور ابھی بھی حالات وہاں پہ اس قدر کشیدہ ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے جب PMLN کا پہلا دور تھا، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے پہلے تو ایک ڈیلیگیشن بنایا گیا تھا جو ہر ملک میں جا کے سفارتکاری کرے گا، کشمیر کے لیے ڈپلومیسی کرے گا، لیکن کچھ نہیں ہوا. ہم نے کسی وقت کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، اگلے سیگمنٹ پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مہنگائی آسمان کو چھونے لگی ہے اور ڈاکٹر فروخ ہمیشہ حمایت کرتے ہیں کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں تو یہ اچھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آج بھی حمایت کریں گے؟ پھر بڑھ رہی ہے ڈالر کی بھی، خاص طور پہ ڈالر کی بھی، اگر ڈالر جتنا بڑھے اتنا اس کی بھی میں حمایت کرتا ہوں. دیکھیے، پچھلے سلمہ 16 مہینوں میں جو کچھ ہوا اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ معاشی فیصلے کرتے ہیں سیاسی ایجنڈے کی بنیاد کے اوپر. پہلا آپ کو معاشی فیصلہ یاد ہو، سپتمبر 2022 ہمارے وزیر خزانہ صاحب نئے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آرٹیفیشل طریقے سے روپے کو سپورٹ کریں گے. $9 بلین کے ذخائر تھے جس دن وہ آئے، اور پھر جاتے جاتے 3.5 ارب کے چھوڑ کے گئے. اتنا بڑا معاشی نقصان. پھر سوچئے کہ نومبر کے مہینے سے آپ IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے، جون میں جا کے جون کی 30 تاریخ کو آپ کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا، اور ان 7-8 مہینوں کے دوران $4 ارب کی ایکسپورٹ کا نقصان ہوا، $4 ارب کی ریمیٹنسز کا نقصان ہوا. آپ نے $8 ارب کا نقصان کیا ایک $3 بلین کے پیکج لینے کے لیے. تو جو میں کہتا ہوں کہ معاشی فیصلے سیاسی ایجنڈے پہ ہوں گے تو یہی حال ہوگا، تو پھر نقصان ہوگا. ٹھیک ہے انور صاحب، سری لنکا آج بھی سستا ہے، ڈیفالٹ ہوا تھا لیکن پاکستان سے سستا ہے. ہمارے حالات کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے حالات ڈیپینڈ کرتے تھے پولیٹیکل سچویشن کے ساتھ. تو آپ کا معاشی صورتحال جو تھی، آپ نے IMF کے سامنے $1 بلین کے لیے کس طرح
घुटने टेक दिए और उसी की वजह से महंगाई, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी उसमें ज़्यादा हमारी अपनी कमजोरियां हैं, क्योंकि देखिए वो आपको कभी नहीं कहते कि इन चीज़ों को आप महंगाई में इजाफा कर दीजिए, वो कहते हैं सब्सिडी जो है वो ख़त्म कीजिए। तो ये तो उनका राइट बनता है ना। और दूसरी बात, जो पैसे उनसे आते हैं, उनसे जो हमारे हुक्मरान हैं जो अयाशियाँ करते हैं, जो अपने ऊपर खर्च करते हैं, वो भी बंद होना चाहिए। अब ये जो सिचुएशन है निगरान सेटअप में, जिस तरह महंगाई बढ़ेगी इसको कौन ऑन करेगा मुझे बताइए। लिहाजा इसको कम करने की जरूरत है। और एक और बात, ऑफिस में 5th फ्लोर पे एक एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा अपना एक सेटअप बनाया हुआ, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम माशी सूरत को बेहतर कर काबू सकें। करने की कोशिश की जा रही है। जुल्फिकार साहब, महंगाई इस वक्त लावारिस से इल्जाम दे तो किसको दे? डॉलर, पेट्रोल, एलपीजी सब महंगा हो गया है। देखिए, डॉलर जब महंगा होता है तो उसके बाद सारी चीज़ों पे इफेक्ट होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बदकिस्मती वही है कि जो लोग ये महंगाई करके गए हैं, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करके गए हैं, आज जैसे मैंने पहले कहा था, अगले हफ्ते से वो सारे कहना शुरू कर देंगे कि मुल्क में बड़ी महंगाई है। जब इक्तदार में होते हैं तो अवाम के ऊपर बोझ लाते चले जाते हैं, जब अपोजिशन के अंदर होते हैं तो उनको महंगाई नजर आना शुरू हो जाती है। सही। तो ये पूरी दुनिया में, वैसे तो महंगाई पूरी दुनिया का एक मसला है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें मिसमैनेजमेंट का शिकार है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक तो मसला जेन्युइन है कि इंटरनेशनल मार्केट है, मसलन पेट्रोल के ऊपर वो असरअंदाज होती है बाकी चीजों पे, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक गवर्नेंस के भी बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर आप गवर्नेंस के मॉडल को ठीक कर लें, मजिस्ट्रेटी सिस्टम को दोबारा से रिवाइव कर लें, तो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, ज़खीरा अंदोजी को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ बहुत सारे मामला बेहतर गवर्नेंस से ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, उसको पकड़ा जा सकता है। ठीक है। एहतशाम साहब, रियासत 5 ऐसी होती है, रिलीफ बनना चाहिए, मिलना चाहिए, और कई ऐसी इनकलाबी पॉलिसीज है जो बनाई जा सकती हैं, प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं आवाम के लिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट के अलावा क्या है हमारे? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो सलमा कुछ भी नहीं है। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा। इन्फ्लेशन बाहर भी है, लेकिन जितनी बेरहमी के साथ यहाँ महंगाई हुई है कभी नहीं है। 3 सालों में, पिछले 3 सालों में जो हाल हुआ है कि लोअर मिडिल क्लास खत्म हो गई है, मिडिल क्लास फारिग हो गया, अपर मिडिल क्लास जो है ना वो बड़ी मुश्किल से सांसें ले रही है। तो ये सूरत हाल 3 सालों में बनी है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि आप सख्त माशी फैसले करें, लेकिन उसकी अगर बुनियाद ये हो कि 2, 4 साल, 6 साल के बाद ये लोग कहेंगे चलें ठीक है, मुश्किल वक्त देख लिया, अब अच्छा वक्त आएगा। लेकिन मसला ये है कि ये भी आप देख लें कि ये जिस तरीके के फैसले अब किए जा रहे हैं, मजबूरियों में फैसले किया जा रहा है। होम ग्रोन पॉलिसी अगर आपकी नहीं होगी, एजेंडा आपका नहीं होगा, आपने अपने जो मसाइल मुश्किलात हैं जिस तरीके से ठीक करने वाली चीज़ें आप उनको नहीं ठीक करेंगे, एनर्जी सेक्टर ठीक नहीं करेंगे, आपकी वायबल जो होनी चाहिए स्टेट सेक्टर कॉर्पोरेशन वो नहीं होंगी, रेवेन्यू आपका नहीं बढ़ेगा, डॉलर आपको किसी जगह नहीं लेके जाएंगे, तो ये काम चलता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी। हाँ, फिर अगली बात आएगी कि ये कहाँ लेके जाते हैं, लोगों को सड़कों पे लाना चाहते हैं, फिर इनकलाब की बातें होंगी। आप किधर सड़कों पे लाएंगे सर? अब तो आवाम सड़कों पे आ चुकी है, लोगों का जी हो गया, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है, ऐसे भी गुजारा करना बहुत मुश्किल है। एक शख्स 2-2, 3-3 नौकरियां कर रहा है। इसके लिए निगरान हुकूमत को भी चाहिए कि कोई ना कोई पॉलिसी बना के जाए, क्योंकि जाने वाली हुकूमत ने कुछ माशी इख्तियारात निगरान गवर्नमेंट को भी दिए हैं। तो निगरान गवर्नमेंट जो है वो माशी फ्रंट पे कुछ ना कुछ फैसले कर सकती है। पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।